गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीआईसी प्रवक्ता 2026 जिसका एग्जाम 14 जून को होने वाला है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर भारतीय भूगोल के संदर्भ में हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और अपेक्षा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आनंद में हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में संलग्न हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रमोट जरूर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रमोट किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और इससे पूर्व हमने जीआईसी को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कशन किया है, जियोमॉर्फोलॉजी का डिस्कशन किया है, कुछ प्रमुख स्थल रूप की चर्चा किए हैं और महासागर विज्ञान की चर्चा किए हैं। और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग इंडिया की चर्चा कर रहे हैं और इसी प्रकार आगे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी का और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि विगत वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और इसके बेसिस पर आगामी एग्जाम में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या लिखा गया है? क्वेश्चन लिखा गया है कि गंगा का जो डेल्टा है निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। तो बताना है आपको कि गंगा का जो डेल्टा है निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। तो कह रहे हैं कि यह पंजाकार डेल्टा है, यह ज्वार नदमुख है, यह चापाकार है, यह रुंडित डेल्टा है। तो बेसिकली यह जो डेल्टा है यह आपका है कैसा? चापाकार है। इसी प्रकार मिसिसिपी और मिसौरी कौन है? यहाँ पे आती है मिसिसिपी, मिसौरी जो आपकी मैक्सिको और बेसिकली यूएस वाले सेक्शन में है, यूएस वाले सेक्शन में है। यह कैसी बनाती है? पंजाकार। और जब बात करते हैं ज्वार नदमुख की तो यहाँ पर कौन नदी आती है? यहाँ पर है नर्मदा है और साथ में आती है तापी नदी। ये बनाती है कैसा डेल्टा? यह बनाती है ज्वार नदमुख बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं ध्यान से। क्या लिखा गया है? कह रहे हैं कि हिमालय की काराकोरम जो श्रेणी है यह पूर्व श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कहने का तात्पर्य काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में 3 सेक्शन है। एक का नाम है क्या? काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम, जो नॉर्थ में है। उसके बाद क्या आता है? लद्दाख आता है और फिर क्या आता है? जास्कर। यह 3 पार्ट आपके किसके हैं? तो यह है ट्रांस हिमालय के। और इसी में जब बात करते हैं हम काराकोरम की तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू। क्या नाम है? माउंट केटू। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं गाडविन आस्टिन। क्या नाम देते हैं? गाडविन आस्टिन नाम देते हैं। इसी प्रकार इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? राकापोशी। क्या नाम है? राकापोशी। तो राकापोशी जो है यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसकी है? लद्दाख की। लेकिन पूरे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी कोई है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गाडविन आस्टिन अर्थात माउंट केटू। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नंगा पर्वत जो है यह आपका कहाँ पे है? यह आपका है जम्मू एंड कश्मीर में है और ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का। इसी प्रकार अन्नपूर्णा जो है यह नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है और यह भी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। माउंट किलिमंजारो अगर इसकी हम बात करें तो तंजानिया में है अर्थात अफ्रीका वाले सेक्शन में आती है। कहाँ पर है? यह तंजानिया में है। यह तंजानिया में है अर्थात अफ्रीका के सेक्शन में मिलती है। कौन? माउंट किलिमंजारो। सो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिखा गया है? कौन जो है भारत में सबसे पूर्व में स्थित है? सबसे पूर्व में कौन है? तो कह रहे हैं सबसे पूर्व में यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर है सतमाला है, फिर है मैकाल है, फिर है महादेवी की पहाड़ी। तो अगर आप इन सबको ध्यान से देखें तो जो मैकाल है यह सतपुड़ा का पार्ट है। किसका पार्ट है? सतपुड़ा का। लेकिन विस्तार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सतमाला कहाँ पर है? सतमाला आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। जब आप नीलगिरी की बात करते हैं तो बेसिकली यह ट्राई जंक्शन है। किसका किसका? तमिलनाडु प्लस कर्नाटक प्लस केरल। तो यह एक प्रकार से त्रिकोण पर है या हम कह सकते हैं बेसिकली तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है।
तो यहां पर आप देखेंगे इन सब में जो सबसे पूरब में मिलेगा वह कौन मिलेगा, यह मिलेगा आपका सतपुड़ा। और यह जो लिखा है महादेवी नहीं बल्कि यह है महादेव, क्या है, महादेव, है ना। महादेव जो पहाड़ है यह आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। यह भी सतपुड़ा का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, महादेव भी किसका पार्ट है, यह भी सतपुड़ा का ही एक्सटेंशन है। तो आंसर यहां पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, क्योंकि मैकाल सतपुड़ा का ही पार्ट है लेकिन सबसे पूर्वी विस्तार है। तो आंसर आपका सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जललब्धि अधिकतम है। आपको बताना है कि निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जललब्धि अधिकतम है। तो कह रहे हैं उसकी जललब्धि अधिकतम है किसकी, तो यहाँ पे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु और गोदावरी। तो करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्रा। इन दिए गए ऑप्शनों में जो सर्वाधिक जललब्धि की क्षमता है वह किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की है। किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ब्रह्मपुत्रा निकलती कहाँ से है, मानसरोवर झील है, तिब्बत के पठार पर है और वहां पर स्थान मिलता है चेमायुंग दंग हिमानी या आंगसी ग्लेशियर से निकलती है कौन नदी, ब्रह्मपुत्रा निकलती है। यहाँ पे कह रहे हैं कयाल, कयाल का मीनिंग क्या है, तो कयाल का मीनिंग बता रहा है कि यह एक तराई का मैदान है, यह केरल के लैगून है, यह गंगा का डेल्टा है, यह दक्कन पठार की रेगड़ है। क्या है, दक्कन पठार की रेगड़ है। तो बेसिकली यह एक लैगून मतलब होता है एक झील है। यह क्या है, झील है अर्थात तटवर्ती है। कैसी, तो जो तटवर्ती झील होती है उसी को हम लोग कहते हैं लैगून, जहां पे सागर का जल मिला होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लैगून कहते हैं और इसी को कयाल भी कहते हैं केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट यहां पर बताना है कि भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए और बताइए क्या सही है। क्या लिखा गया है, जैसे इंद्रावती कह रहे हैं कि कृष्णा की सहायक है, गलत है। इंद्रावती जो सहायक है ये किसकी है, यह गोदावरी की है। किसकी है, यह गोदावरी की है। और यह इंद्रावती है कहां पर, ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। और इसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, चित्रकूट जलप्रपात। क्या नाम है, चित्रकूट जलप्रपात। तो कभी कभी पूछा जाता है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। किस नदी की सहायक है, गोदावरी की सहायक है। तो यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर कह रहा है बनास नदी जो है चंबल की सहायक है, ये नो डाउट सही है। फिर कह रहा है कि वर्धा नदी पेनगंगा की सहायक है, ये भी सही है। फिर कह रहा है ब्यास नदी सतलज की सहायक है, ये भी सही। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2, 3, 4 सही है, बट 1 यहाँ पे गलत है। अर्थात 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो ये सब गलत हो गया। तो बचा क्या, केवल पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, अर्थात 2, 3 और 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है, कह रहे हैं कि दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए। आपको बताना है उत्तर दक्षिण क्रम बताना है, अर्थात नॉर्थ टू साउथ। क्या है, अन्नामलाई। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे अन्नामलाई बात क्या है, पालनी है। फिर है इलायची। अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, इसका नाम है अनाई मुडी। क्या नाम है, अनाई मुडी नाम है, इसका नाम है अनाई मुडी। यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पालनी आपका देखेंगे यह भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। फिर इलायची की पहाड़ी जिसको हम कहते हैं कार्डेमम। क्या कहते हैं, कार्डेमम। कार्डेमम को ही हम लोग इलायची की पहाड़ी कहते हैं, सबसे दक्षिण में है। तो इन सब में अन्नामलाई नॉर्थ में है, उसके बाद पालनी है, उसके बाद इलायची है। अर्थात यह क्रम से ही लिखी गई है। क्या की गई है, क्रम से ही लिखी गई है। तो आंसर यहां पर मिल जाएगा क्या, 1, 2 और 3 आर करेक्ट। 1, 2 और 3 आर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, यहां पे है जलागम क्षेत्र प्रबंधन एक प्रभावी साधन। अर्थात जल का आपको क्या करना है, प्रबंधन करना है और बताना है सही क्या है। क्या लिखा गया, जैसे कह रहा है कि जल प्रदूषण का नियंत्रण करने से जल का प्रबंधन हो जाता है स्वतः। बात सही है। अगर आप जल प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं तो जल का ऑटोमेटिक प्रबंधन हो जाएगा। फिर कह रहा है निर्वनीकरण को रोकना। अर्थात जब वृक्षों को काटने से आप रोकेंगे तो वृक्ष भी क्या करता है,
आपके जल को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित कर देता है, अर्थात यह भी सही है। फिर कह रहा है मिट्टी की उर्वरता पुनर्स्थापना करता है, अर्थात मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको फिर से, अच्छा मृदा की उर्वरा शक्ति से क्या जल का प्रबंधन का कोई यहाँ पे लिंक बैठ रहा है क्या? इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जल प्रबंधन से क्या होता है, मिट्टी के भीतर आर्द्रता में वृद्धि होती, ये भी सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। तो आंसर आपका क्या मिलेगा, यहां पर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। क्या मिलेगा? 1, 2 एंड 4, अर्थात यहां पर जो लिखा है डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया। क्या लिखा है, एक पाठभूमि होती है, यह पाठभूमि कहाँ मिलती है आपको स्पष्ट करना है। तो कह रहा है पाठभूमि मिलती है बुंदेलखंड के पठार पर, दंडकानड़िया के पठार पर, तेलंगाना के पठार पर, छोटा नागपुर के पठार पर। तो नो डाउट है यह कहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार पर। और यहाँ पर कई आपके पाठ मिलते हैं जिसमें है रूदनी पाठ। क्या नाम है? रूदनी पाठ। इसमें है नेतहर पाठ, है ना। तो नेतहर पाठ हो गया, रूदनी पाठ है, और एक होता है जमीरा पाठ। क्या नाम है? जमीरा पाठ। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ पाठ भूमि है जो देखने को मिलती है कहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार पर, अर्थात जिसका विस्तार आप देखेंगे कुछ सेक्शन उड़ीसा में है, कुछ सेक्शन छत्तीसगढ़ में है, कुछ सेक्शन वेस्ट बंगाल में है, कुछ सेक्शन झारखंड में आता है इस छोटा नागपुर का। क्वेश्चन पर आते हैं, समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है, निम्न में से किस मिट्टी में सुविकसित मिट्टी पारसिका है, अर्थात यहां पर सॉइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका का विकास हुआ है। किसकी बात कर रहा है, यहां पे कह रहा है मृदा परिच्छेदिका का निर्माण। यहां पे कह रहा है मृदा परिच्छेदिका का निर्माण क्या लोएस में है कि नहीं, फिर यहाँ पर जलोढ़ में है या नहीं, फिर यहाँ पे है चेरनोजम और गुलासमी। तो देखा जाए यह मृदा में पूर्ण आपको सॉइल प्रोफाइल नहीं मिलता, लोएस में भी नहीं मिलता है, गुलासमी में भी नहीं मिलता है। अगर आपको पूरी तरीके से सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलती है तो वह सिर्फ और सिर्फ चेरनोजम में मिलती है। कहाँ मिलती है? चेरनोजम में मिलती है, जो आपका स्टेपी प्रदेश होता है। तो स्टेपी प्रदेश में यह बनती है ज्यादातर। कहाँ बनती है? स्टेपी प्रदेश में। स्टेपी प्रदेश की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं चेरनोजम, और उसमें सॉइल प्रोफाइल नियर अबाउट कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है, गुजरात का जो प्रदेश है यह अधिकांशतः आच्छादित है। क्या है? अधिकांशतः आच्छादित है। किस संदर्भ में आच्छादित है? तो कह रहे हैं काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, फिर यहाँ पे है लेटराइट से, फिर है मरुस्थली से। तो आप देखिए कह रहे हैं कि जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर जो आप संरचना देखते हैं यहाँ पे है बसाल्ट है। क्या है? बसाल्ट है। बेसिकली आप जब मालवा के पठार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मालवा का पठार, तो यहाँ पर भी क्या है? बसाल्ट है। इसी प्रकार जब बात करते हैं दक्कन का ट्रैप, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी आपका बसाल्ट है। तो बसाल्ट का विस्तार आपका मालवा पे है, गुजरात में है, और दक्कन के ट्रैप पर है जो आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और बसाल्ट में होता क्या है? बसाल्ट में दो चीजें होती हैं। बसाल्ट में मिलता है क्या? फेरस का ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? फेरस का, यहाँ पे मैग्नेटाइट और टिटेनी फेरस दो नाम लिखते हैं। क्योंकि बसाल्ट जहां होगा, ध्यान रखिएगा, जहां बसाल्ट मिलता है वहां की मिट्टी काली होती है। क्या होती है? काली होती है। तो यहाँ पे मिलता है मैग्नेटाइट। क्या मिलता है? मैग्नेटाइट प्लस टिटेनीफेरस। क्या मिलता है? टिटेनीफेरस। और इन दोनों की उपस्थिति से मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? काला, अर्थात काली मृदा मिलती है। क्या मिलती है? काली मृदा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो आंसर मिलेगा यह मिलेगा काली मिट्टी। क्या मिलेगा? काली मिट्टी। चाहे मालवा का पठार हो, चाहे गुजरात का पठार हो, चाहे आपका दक्कन का ट्रैप हो, इन सब जगह में जो मिट्टी मिलती है वह काली मिट्टी मिलती है, क्योंकि बसाल्ट से बनी है, और बसाल्ट में प्रधानता है मैग्नेटाइट और टिटेनी फेरस की है। और इसी प्रकार देखते हैं यह जो मिट्टी होती है यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। किसके लिए?
तो एक फसल है जिसका नाम है कपास और मूंगफली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य हैं, इनमें अधिवासों की जो अवस्थिति है, सिंपल सी बात है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहां से क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सेटलमेंट होते हैं, वह सेटलमेंट कह रहा है कि यह बहुधा मतलब सामान्य रूप से कहाँ होते हैं, उच्चावच कटकों पर होते हैं। अर्थात अगर इस प्रकार से घाटी प्रदेश है तो घाटी प्रदेश में सेटलमेंट नहीं होता है, इससे थोड़ा ऊंचाई पर, जैसे यहाँ पे चले गए सेटलमेंट मिल गया, यहाँ पर चले गए सेटलमेंट मिल गया, इस प्रकार से सेटलमेंट मिलते हैं। तो सेटलमेंट जो मिलते हैं वह ऊंचाई वाले सेक्शन में मिलते हैं, घाटी प्रदेश में नहीं मिलते। इसका कारण क्या है बताना है। इसका कारण बताया जा रहा है कि घाटियों में सीलन होती है, जिसके कारण मलेरिया का प्रकोप होता है। क्या बात सही है या गलत? दूसरा कह रहा है कि घाटियां रात्रि में बहुत ठंडी हो जाती हैं। तीसरा है कटकों पर झूमिंग की सुविधा होती है। लास्ट कह रहा है उच्चतम स्थल वर्षा जल के भंडार हेतु बेहतर माने जाते हैं। तो यहां पर सही पहला है, क्योंकि घाटी प्रदेश में जो पूर्वोत्तर के सेक्शन, वहां पर वाटर लॉगिंग होती है, वहां पे जल भराव की समस्या होती है, और जल भराव से वहां पर जो बीमारी फैलती है वह मलेरिया की है। लेकिन जब यही बात करते हैं पश्चिमी हिमालय में, कहाँ बात करते हैं, पश्चिमी हिमालय में, ये तो क्वेश्चन था ना उत्तर पूर्वी हिमालय, लेकिन जब बात करते हैं पश्चिमी हिमालय में, तो वहां पे लोग घाटी में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वहां पे चलती है रात्रि में बहुत ठंडी पवन। तो यह जो घटना है यह आपके पश्चिमी हिमालय की है, और यह घटना किधर की है, पूर्वी हिमालय की या पूर्वोत्तर हिमालय की। तो ध्यान रखिएगा, जब आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में क्यों लोग नहीं रहते हैं, तो यह आपका सेक्शन है पश्चिमी हिमालय में, क्योंकि वहां पे क्या चलती है रात में, वहां पे चलती है ठंडी पवन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा गया है। कहा जा रहा है कि संसार का जो सबसे बड़ा पातालीय जल का बेसिन है, आपको बताना है भारत का या संसार का सबसे बड़ा जो पातालीय जल का बेसिन है यह कहाँ पर है। तो कह रहे हैं यह जो बेसिन है यह उत्तरी भारत के मैदान में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में है, उत्तरी सहारा में है, और ऑस्ट्रेलिया के बृहद मैदान में है, जिसको हम कहते हैं आर्टेजियन बेसिन। क्या कहते हैं, आर्टेजियन बेसिन, है ना। अर्थात यहाँ का जो सतह है यह सी लेवल से नीचे है, और जब सी लेवल से नीचे होती है तो इसके प्रभाव से जल जो है स्वतः जमीन से बाहर आता है। तो ग्रेट आर्टेजियन जो बेसिन है, यह ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ मिलती है, यह मिलती है ऑस्ट्रेलिया के बृहद मैदान में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है क्षिप्रा नदी, क्या कह रहा है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो कह रहे हैं कि यह गोदावरी है, महानदी, चंबल और नर्मदा। आंसर तो वैसे है चंबल। क्षिप्रा को ही हम लोग कहते हैं सिप्रा, इसका नाम दो है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सिप्रा। और इसी के तट पर आप देखेंगे एक नगर है जिसका नाम है उज्जैन, है ना, और यहीं पर मिलता है महाकालेश्वर। क्या मिलता है, महाकालेश्वर का मंदिर मिलता है ना, महाकालेश्वर। और आप ये भी जानते हैं उज्जैन में जो है लगता है क्या, कुंभ लगता है। महाकुंभ शब्द वैसे बार बार हम लोग कहते हैं, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि कुंभ का आयोजन मात्र 4 स्थानों पर होता है। एक आपका हरिद्वार है अर्थात उत्तराखंड में है, एक प्रयागराज है अर्थात उत्तर प्रदेश में है, एक आपका उज्जैन अर्थात मध्य प्रदेश वाला सेक्शन आता है, और एक आपका गोदावरी है अर्थात नासिक वाला सेक्शन है जो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, और उसी में से एक है चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा के तट पर उज्जैन के पास लगता है कुंभ का मेला। लेकिन कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है, यहाँ पे टाइम फ्रेम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 वर्षों का अंतराल होता है। कितने वर्षों का, 12 वर्षों का अंतराल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किसका अभाव पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दक्कन का जो प्रायद्वीपीय पठार है इस पर किसका अभाव पाया जाता है। तो कह रहे हैं
इस पर पॉटजोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है, लाल एवं पीली मिट्टी का, लेटराइट का, सूर्य तथा चंद्रमा का। तो सूर्य और चंद्रमा का अभाव तो धरती के किसी भी कोने में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा का कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो हर जगह है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। तो से तो इसको हम लोग कह नहीं सकते। यहाँ पे आता है आंसर आपका पॉटजोल। पॉटजोल जो मिट्टी है यह आपका कहाँ पे है, यह शीत कटिबंध की मिट्टी है। कहाँ पे है, शीत कटिबंध की मिट्टी है। तो शीत कटिबंध में जो मिट्टी मिलती है वह पॉटजोल मिलती है, और उष्ण कटिबंध की जो मिट्टी है उसका नाम लेटराइट है। क्या नाम है, लेटराइट है। तो यहाँ पर आंसर आपका मिलेगा ए, क्योंकि पॉटजोल जो है यह उष्ण कटिबंध की शीत कटिबंध की मिट्टी है, अर्थात उच्च अक्षांश पर पाई जाती है, पोलर एरिया में पाई जाती है। चलिए इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है, कह रहा पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि प्रदेश होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर वृष्टि प्रदेश होने का प्रमुख कारण है, अर्थात वहां पे देखो वर्षा तो होती नहीं, सिंपल सी बात है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यह है आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पे वर्षा होती है इस तट पर, अर्थात पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग पर वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर अर्थात इस सेक्शन में बारिश नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र आपका कैसा है, यह क्षेत्र है वृष्टि छाया का। कैसा है, यह है वृष्टि छाया का। लेकिन अगर यहां पर वर्षा होती, वही कारण है कि अगर पश्चिमी घाट के पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि प्रदेश होने का प्रमुख कारण क्या, वैसे तो सामान्य रूप से वर्षा होती नहीं है क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश है, लेकिन अगर वर्षा होती है तो उसका कारण क्या है, तो बता रहा है कि उसका कारण है विरल वनस्पति, गलत है। उसका नाम आर्द्रता में वृद्धि, गलत है। उसका नाम तापमान में वृद्धि है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। यहाँ पर जो कुछ भी वर्षा होती है वह होती है समवहनीय वर्षा। क्या होती है, समवहनीय वर्षा होती है, अर्थात यह समवहनीय जो वर्षा है इसका संबंध किससे है, तापमान से। किससे है, तापमान से है। तो आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समझते हैं आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम बताइए। अर्थात भारत में जो वर्षा होती है लगभग 80% वह मानसूनी के प्रभाव से होती है। तो मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार में पहुंचता है, उसके बाद केरल के तट पर पहुंचता है और फिर पश्चिमी घाट पर पहले पहुंचता है, पूर्वी घाट पर बाद में जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि आता कहाँ से है, आता है यह दक्षिणी हिंद महासागर से, और जब दक्षिणी हिंद महासागर से आता है इस प्रकार से तो सबसे पहले इस तट पे बारिश कराता है, और फिर जब इधर से ऐसे गुजरता है तब जाके इधर बारिश कराएगा। अर्थात सबसे पहले बारिश होती है पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पर बाद में होती है। और अंडमान निकोबार चूंकि सबसे वह नीचे है, इक्वेटर के पास है, यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर वर्षा तो सबसे पहले हो जाती है। 20 मई के आसपास यहाँ पर मानसून आ जाता है, और 1 जून के आसपास मानसून आ जाता है कहाँ पर, केरल के तट पर, फिर संपूर्ण भारत में आता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कलकत्ता, तो कलकत्ता तो बहुत दूर है ना, यहां से मानसून को जाने में बहुत टाइम लगेगा। त्रिवेंद्रम, क्या कह रहा है, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम का मतलब क्या है यहाँ पर, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम मतलब केरल की राजधानी, तो केरल की राजधानी तो यहाँ पे है ना, तो त्रिवेंद्रम में बाद में नहीं पहुंचेगा, त्रिवेंद्रम में सबसे पहले पहुंचेगा। ये लिखा है त्रिवेंद्रम में बाद में पहुंचेगा, त्रिवेंद्रम में पहले पहुंचेगा, ये तो गलत हो गया। त्रिवेंद्रम, हाँ सबसे पहले त्रिवेंद्रम में आएगा, ये बात सही है। लेकिन फिर कहाँ जा रहा, कह रहा कलकत्ता और कह रहा नागपुर। तो कलकत्ता यहाँ पे है, नागपुर यहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में है ना, तो पहले कहाँ जाएगा, नागपुर में जाएगा, पहले कलकत्ता में जाएगा, पहले नागपुर में जाएगा, तो यह भी गलत हो गया। फिर कह रहा त्रिवेंद्रम, चलो ठीक है, फिर कह रहा नागपुर अर्थात यहाँ पे गया, फिर कह रहा अहमदाबाद, अहमदाबाद मतलब यहाँ पर है, और फिर कह रहा है कलकत्ता। यह आपका एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, सबसे पहले जाएगा त्रिवेंद्रम अर्थात केरल की राजधानी में जाएगा, फिर जाएगा महाराष्ट्र में, फिर जाएगा आपका गुजरात में,
फिर इधर से जाएगा कहां पर, वेस्ट बंगाल अर्थात कलकत्ता में। तो इसलिए यह आपके मानसून के पहुंचने का क्रम है भारत में, ठीक है, मतलब समय के अनुसार सबसे पहले फिर कहां ऐसे क्रम से जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है। तो आपको बताना, भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है कहाँ पर, कह रहे हैं खंभात की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, गोवा के निकट पाई जाती है, अंडमान द्वीप समूह के पास पाई जाती है। वैसे अगर देखा जाए भारत में टोटल जो प्रवाल भित्तियां हैं 4 जगह पाई जाती है। कितनी जगह पाई जाती है? 4 जगह। एक है कच्छ की खाड़ी, क्या है? कच्छ की खाड़ी है ना। एक आपका है क्या? लक्षद्वीप, क्या नाम है? लक्षद्वीप। एक क्या है? मन्नार की खाड़ी, क्या है? मन्नार की खाड़ी। और एक क्या है? अंडमान एंड निकोबार। अर्थात कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार। तो यहां पर आप देखेंगे यह जो लिखा खंभात की खाड़ी, ये आंसर होगा नहीं, गोवा कारा ये आंसर होगा नहीं। तो यहां पर दो ऑप्शन आपके लिए सही है। क्या है? दो ऑप्शन सही है। एक है मन्नार की खाड़ी और एक है अंडमान निकोबार, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसी समस्या आएगी ही कि एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं। अब ऐसे परिवेश में आयोग डिसाइड करता कि आंसर माना किसको जाए, ठीक है ना। या तो सबको इसका नंबर अलॉट कर देता है या तो सबसे यह क्वेश्चन हटा देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 ऐसे प्लेस हैं जहां पे आपके प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है? भारत का रूर प्रदेश, हम कहते हैं यह रूर जो शब्द है यह जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यह जर्मनी से लिया गया है, क्योंकि जर्मनी का जो सर्वाधिक खनिज संसाधन की पेटी है वह रूर ही नाम है उसका। तो उस रूर के नाम पर हम लोग भारत के किस प्रदेश को रूर प्रदेश कहते हैं? तो भारत का वह क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक खनिज संसाधन होगा उसे भारत का रूर प्रदेश कहेंगे। तो भारत में सर्वाधिक जो खनिज संसाधन मिलता है, कह रहा छोटा नागपुर है, कानपुर है, अहमदाबाद और मुंबई। तो करेक्ट आंसर क्या है? छोटा नागपुर का जो बेल्ट है यह भारत में सर्वाधिक खनिज संसाधन से संपन्न पेटी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिखा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे पहले या सबसे बड़े क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो आपको बताना है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने क्या लिख रहा है? इसका नाम है जलोढ़, काली, लेटराइट और लाल। तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो एरिया है यह जलोढ़ का है। किसका है? जलोढ़ का सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर आप देखेंगे कौन पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर कौन पाई जाती है? काली पाई जाती है। फिर कौन है? तो इन दिए गए ऑप्शनों में आपका रहेगा लेटराइट। क्या रहेगा? लेटराइट। तो आंसर आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर हो जाएगा जलोढ़। ओवरऑल पूरे भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी आपको मिलती है वह जलोढ़ ही मिलती है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? तो सेकंड लार्जेस्ट आपको मिलती है लाल। थर्ड लार्जेस्ट कौन है? उसका नाम है काली। क्या नाम है? काली। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा, यहां पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि यह हम लोगों का क्रम है भारत की मिट्टियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? भारत में अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत की क्षमता बहुत ज्यादा पर्याप्त है। तो क्या बात सही है कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत की क्षमता बहुत ज्यादा पर्याप्त है। उसका कारण क्या बता रहा है? कारण कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। क्या बात सही है क्या? नहीं, ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश में वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती है। बहुत ज्यादा देखा जाए तो मेघालय में होती है, असम में होती है। अरुणाचल प्रदेश में तुलनात्मक रूप से वर्षा कम होती है, लेकिन फिर भी जल विद्युत की क्षमता बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वह बहुत से जल को लेकर के आती है और यहां पर क्या करती है? उस जल की संभावना को कन्वर्ट कर देती है जल विद्युत में। सो आपका आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा यहां पर ए सही है परंतु आर गलत है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है?
गंगा का न्यूनतम बहाव किस अवधि में होता है? गंगा जो नदी है, यहाँ पे जल का फ्लो होता है, यह एक सदाबहानी नदी है, अर्थात साल भर इसमें पानी बहता ही बहता है। लेकिन फिर भी आपको यह समझना होगा कि किस ऋतु में यहाँ पर पानी कम बहता है। और ऑप्शन लिखा गया क्या? जून से लेकर के अक्टूबर तक, अगस्त से लेकर के नवंबर तक, जनवरी से लेकर के जून तक, और साथ में कह रहा है यहां पर दिसंबर से लेकर के मार्च तक। तो अगर आप देखें जो न्यूनतम यहां पर पानी इसको फ्लो मिलेगा, यह आपका हो जाएगा जनवरी से जून तक, क्योंकि दिसंबर से मार्च में नहीं होगा। सबसे कम कब होगा? जनवरी से लेकर के जून तक पानी यहां पर कम बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है? कह रहे हैं कि ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऊसर जो मिट्टी है हम किसे कहते हैं? तो कहा जा रहा है कि यह मिट्टी होती है क्षारीय, मरुस्थलीय, लेटराइट और पीटमय। पीटमय वहां पाई जाती है जो दलदलीय क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? दलदलीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीट। लेटराइट कहाँ पाई जाती है? जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो प्लस वर्षा बहुत ज्यादा हो, जैसे आपका पश्चिमी घाट हो गया, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट। फिर क्या कह रहा है? मरुस्थलीय। मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? जहां पर अर्ध शुष्क हो या जहां पर शुष्क बेल्ट हो। क्या बेल्ट हो? शुष्क बेल्ट हो, वहां पे पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहां पर आप अत्यधिक, क्या? अत्यधिक प्लस अनियंत्रित, क्या? अनियंत्रित सिंचाई करते हैं वहां पर, जैसे वो कहते हैं नहर से सिंचाई। किसे कहते हैं? नहर से सिंचाई। तो भारत के जिस जिस बेल्ट में नहर से सिंचाई की गई है वहां की मिट्टी कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, अर्थात रेह ऊसर कलर में कन्वर्ट हो जाती है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। और इसी को हम कहते हैं क्या? रेह ऊसर और कलर। क्या कहते हैं? रेह ऊसर और कलर कहते हैं। तो आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है? यहां पर मिलान करना है और बताना है करेक्ट क्या होगा। क्या क्या लिखा गया है? जैसे आर्कियन। आर्कियन कालखंड को हम किससे मैच कर सकते हैं? पुराना, फिर यहाँ पे है द्रविडियन, फिर है आर्यन। तो अगर इसको हम मैच करें और देखें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा, यह आप देखिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप से लिख दिया गया है ना? लेकिन फिर भी हम लोग इसको कर सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कूट थोड़ा अलग टाइप से कर दिया गया है ना? लिखने में थोड़ा त्रुटि हो गई है, क्योंकि आर्कियन का अगर संबंध देखें तो आर्कियन कालखंड आपका आता है किससे? धारवाड़ से आता है। किसका आता है? धारवाड़ से आता है। अर्थात यहां पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का मिलेगा सी। फिर यहां पे कह रहा है क्या? पुराना। पुराना मतलब है आर्डोबिशियन, सिलरियन, डेवनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, फिर गोंडवाना आता है। तो पुराना जो है आर्कियन के बाद का ही कालखंड है। तो यहाँ पे कौन आ जाता? आर्डोबिशियन। कौन आता? आर्डोबिशियन। नहीं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि पुराना में आ जाएगा विंध्यन आएगा ना। कौन आएगा? विंध्यन आएगा। क्योंकि अगर आर्डोबिशियन और विंध्यन में देखा जाए तो पुराना कौन है? विंध्यन है। तभी तो हम कहते हैं, नाम अगर देखें तो ऐसे है, या नाम है आर्कियन, फिर है धारवाड़, फिर क्या है? कुडप्पा। क्या नाम है? कुडप्पा। फिर क्या नाम है? विंध्यन। तो विंध्यन जो है पुराना है, उसके बाद जाता है कैम्ब्रियन, आर्डोबिशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस। तो आर्डोबिशियन बाद का है, अर्थात यहां पर पुराना का संबंध किससे आता है? विंध्याचल से आता है। किससे आता है? विंध्याचल से। फिर आता है द्रविडियन, और द्रविडियन जो आएगा यह आ जाएगा आर्डोबिशियन से। फिर आपका आर्यन आ जाएगा किससे? गोंडवाना से। तो आंसर आपका करेक्ट जो मिलेगा यह मिल जाएगा ए वाला। क्या मिलेगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। अर्थात नदी है और परियोजना है, आपको बताना है कौन सी परियोजना किस नदी पर है। अब लिखा जैसे कृष्णा नदी। क्या लिखा गया है? कृष्णा नदी। तो अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा कह रहा है कि यहाँ कहाँ मिलती है? कृष्णा पे जो मिलेगा इसका नाम हो जाएगा नागार्जुन। कहाँ पे है? बेसिकली आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के सेक्शन में है। फिर भागीरथी। भागीरथी पे कौन मिलता है? टिहरी मिलता है, जो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में।
फिर आपका है यहाँ पर है गोदावरी, क्या है गोदावरी, गोदावरी पे मिलता है जैसे पोचम पाद राम गुंडम दम गुंडेन, ये सब नाम किस पर है, सब आपका गोदावरी पे है। फिर लिखा गया तापी, तापी पर दो नाम है, एक का नाम है उकाई और एक का नाम है ककड़ा पार, क्या नाम है ककड़ा पार, और दोनों कहाँ पे हैं, दोनों है गुजरात में, कहाँ पे है गुजरात में। तो इस बेसिस पर जो आंसर मिलेगा ये हो जाएगा 3421, क्या हो जाएगा 3421, अर्थात यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है। ओरोजनी की घटना, पृथ्वी पर 4 बार ओरोजनी की घटना हुई है अकॉर्डिंग टू कोबर महोदय ने, तो इसके आई होप 6 स्टेज बताए हैं, लेकिन वास्तव में रिसर्च से पता चला है कि टोटल 4 बार सिर्फ ओरोजनी की घटना हुई है, और उसमें भी सबसे पुरानी जो होती है उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं कैम्ब्रियन, क्या कहते हैं, वैसे नाम है आर्कियन, क्या नाम है, सबसे पहला नाम है आर्कियन, ध्यान रखिएगा क्या नाम है आर्कियन है। फिर इसका नाम आता है कैलिडोनियन है, क्या नाम है कैलिडोनियन, कैलिडोनियन है। फिर यहाँ पे है हर्सिनियन है, क्या है हर्सिनियन है, और फिर आता है अल्पाइन, क्या नाम आता है अल्पाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आर्कियन है इसी को हम प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं, क्या कहते हैं प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आएगा प्री कैम्ब्रियन, फिर क्या आएगा कैलिडोनियन, फिर क्या आएगा हर्सिनियन, फिर क्या आएगा आर्डोविस, यहाँ पे सो क्रम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सबसे पहली बार ओरोजनी की घटना क्या है आर्कियन है, जिसमें धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन की बात आती है। फिर कैलिडोनियन आता है जिसमें आप अरावली की बात कर लेते हैं। फिर आता है हर्सिनियन की बात आ जाती है, और फिर किसकी बात आती है अल्पाइन, जिसमें हिमालय बनता है या एटलस बनता है या काकेकस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपको डिफाइन करना होगा कि मिट्टी का जो अपर्दन है भारत में, इसकी समस्या है किससे जुड़ी है, मृदा अपरदन की समस्या किससे जुड़ी है आपको बताना है। तो कह रहे हैं अत्यधिक वर्षा से है, निर्वनीकरण से है, अत्यधिक कृषि से है और अत्यधिक चराई से है। तो नो डाउट अगर आप वृक्षों का कटाव करते हैं तो मिट्टी का अपरदन होगा, क्लियर है। और अगर आप बहुत ज्यादा पशु से पशु चारण करवाते हैं तो भी मिट्टी का अपरदन होता है। अर्थात यहाँ पर दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन यहाँ पर पहला जो लिखा है यह गलत है और तीसरा भी गलत है। तो आंसर आपका जो करेक्ट मिलेगा यह मिल जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, मिलान करना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, इंडो आर्यन जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो इनकी भाषा मूल रूप से क्या है संस्कृत है, क्या है संस्कृत है। अर्थात डी का क्या होगा दूसरा होगा। तो यहां पे आप देखिए डी में दूसरा कहां दिया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे 1 है। तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आस्ट्रिक, तो आस्ट्रिक क्या आपके आस्ट्रिक है संथाली है, ये वाला जाता है। फिर आप देखते हैं द्रविड़, तो द्रविड़ क्या है, यहाँ पे है मलयालम है। चीनी तिब्बती क्या है लेप्चा है, और इंडो आर्यन क्या है संस्कृति है, मतलब संस्कृत भाषा है। सो आंसर आपका क्या मिलेगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं और नेक्स्ट को हम लोग समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है कि भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप निम्नांकित में से किस शैल में स्थित है। वैसे जितने भी आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल के डिपॉजिट होते हैं वह एक ही प्रकार की संरचना में होते हैं। तो कह रहे हैं वह होती है प्राचीन ग्रेनाइट जमाव में, प्राचीन अवसादी जमाव में, कायांतरित जमाव क्षेत्र में, तृतीयक अवसादी क्षेत्र में। तो बेसिकली जो इसका आंसर मिलेगा यह तृतीयक जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसमें डिपॉजिट आपके मिलते हैं। विश्व के लगभग अधिकांश क्षेत्रों के जो ऑयल डिपॉजिट हैं वह इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है,
कहा जा रहा है कि शांत घाटी बचाओ आंदोलन, यह जो शांत घाटी है अर्थात साइलेंट वैली जो कार्यक्रम है, यह कहाँ का है आपको डिफाइन करना होगा। और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि भारत का यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो यह कहाँ पर है? तो यह कहा जा रहा है कि यह आपका केरल में है। कहाँ पे है? केरल में, ठीक है ना। और यहीं पर आप देखते हैं दो नदी है, एक का नाम है भरतपुझा और एक का नाम क्या है? पुंजपुझा, ठीक है ना, पुंजपुझा। तो भरतपुझा और पुंजपुझा के क्षेत्र में यह एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है और इसकी कटिंग की जा रही थी, काटा जा रहा था। यह एक हॉट स्पॉट का दर्जा भी प्राप्त क्षेत्र है। तो उसी के विरोध में यहाँ पर चलाया गया था क्या? साइलेंट वैली एक रिवॉल्यूशन या एक आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है? रैली फॉर वैली, यह जो संबंध है इसका संबंध है नर्मदा बचाओ से। किससे है? नर्मदा बचाओ से। और यह कंडक्ट किया गया था सरदार सरोवर, एक डैम था क्या? सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर के अगेंस्ट किया गया था। कहां पर है? तो गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिंपल, यहाँ पे कई उद्देश्य लिखे गए हैं। क्या इसका उद्देश्य था? पर्यावरण की सुरक्षा करना, जैव विविधता की सुरक्षा करना, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करना और कृषि भूमि का ह्रास। तो वैसे हम लोग पढ़ते बहुत कुछ, लेकिन मूल कारण था यहाँ पर रीसेटलमेंट की समस्या, कि लोगों को यहाँ से हटाने का कार्यक्रम तो किया गया, विस्थापित तो किया जा रहा था, लेकिन प्रॉपर उनका सेटलमेंट किया नहीं जा रहा था। अर्थात मेन समस्या यही थी, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित करना। इसी को लेकर के यह आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। कहा जा रहा है कि भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा होती है। क्या कह रहा है? भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा होती है। तो यह वर्षा आप देखेंगे कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी की हवाओं से होती है, लौटते मानसून से होती है, अरब सागर की हवाओं से होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो दक्षिण का पूर्वी तट है अर्थात तमिलनाडु का तट, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है तमिलनाडु का तट है, ठीक है ना। और तमिलनाडु के तट को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट पर होता है। यहाँ पर वर्षा होती है शीतकाल में। कब होती है? शीतकाल में, अर्थात लौटते हुए मानसून से। किससे होती है? लौटते हुए मानसून से, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या लिखा गया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार सूखा तब माना जाता है, किसी भी क्षेत्र को सूखाग्रस्त हम तब मानते हैं जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से कितना % कम हो जाए। अगर मानते हैं सामान्य वर्षा कहीं की 100% होती है, तो उसमें कितना की कमी आ जाए, उसको हम सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आईएमडी। तो कह रहे हैं कि वहां पे 50% की कमी आ जाएगी तब, 75% की कमी आ जाएगी तब, 85 की कमी आ जाएगी तो, या 45 की कमी आ जाएगी तब। लेकिन अगर इसके हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, यह आंसर आपका मिल जाएगा क्या? 75% से कम। क्या मिलेगा? 75% से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। कुछ मानते हैं एरर हो जाता है, बट लगभग सही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं शीतकाल में उत्तरी भारत में शीतलहर चलती है। उत्तर भारत में क्या शीतलहर चलती है या नहीं चलती है? तो चलती है। फिर क्या कह रहा है? तर्क दे रहा है कि शीत ऋतु में हिमालय में क्या? शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबों के कारण भारी हिमपात होता है। तो नो डाउट यह भी आपका क्या है? सही है। और इस आधार पर अगर आप देखें,
कथन सही हो गया और साथ में कह रहा है कारण भी सही हो गया। और अगर इसकी हम बात करें पुष्टि की, तो पुष्टि क्या करेगा? नहीं करेगा। क्या करेगा? अच्छा, शीतकाल में उत्तर भारत में शीतलहर चलती, ठीक है। शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबों के कारण, हाँ ठीक है, दोनों सही। व्याख्या भी करेगा। क्या करेगा? व्याख्या भी करेगा। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसको पहले हटा देते हैं यहां से। क्या लिखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो कह रहे हैं इसका जो मुख्य कारण है यह है मीथेन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड का संकेंद्रण। क्या बात सही है क्या? सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो अगर सही आप आंसर देखें तो आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी। रीजन क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड। क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड अर्थात HNO3। और इसी प्रकार सल्फर की ऑक्साइड क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है अर्थात H2SO4 बनाता है ना। यह सल्फ्यूरिक एसिड है और यह क्या है? नाइट्रिक एसिड है। और यही दोनों एसिड रेन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह निकलते कहां से हैं? तो ज्यादातर आपके कोयले के दहन से निकलते हैं। इनका जो उत्सर्जन होता है कहां से होता है? तो जब आप कोयला दहन करते हैं तो कोयला दहन, या आप कह सकते हैं जब आपके पास रिफाइनरी होती है या हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो जब हाइड्रोकार्बन अर्थात पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब जलते हैं तो वहां से भी इन सब के ऑक्साइड निकलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचरण मिलता है? आपको बताना होगा कि भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचरण मिलता है। तो कहा जा रहा है यह सर्वाधिक जो विचरण मिलता है यह अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, छोटा नागपुर पर, मालाबार और निम्न कर्नाटक के पठार पर। सर्वाधिक विचरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पर न्यूनतम वर्षा होती है। क्या होती है? न्यूनतम वर्षा का जो क्षेत्र होता है वहां पर सर्वाधिक विचलन होता है, और जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर विचलन न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम वर्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक विचलन और अधिकतम वर्षा के क्षेत्र में न्यूनतम विचलन होता है। तो यहां पर न्यूनतम वर्षा का जो क्षेत्र है वह आपका है निम्न कर्नाटक का पठार। क्या है? निम्न कर्नाटक का पठार, और यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है? यहां पर मैंग्रोव वनस्पति के संबंध में आपको बताना है कि मैंग्रोव जो वनस्पति है इसके कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहां पे क्या लिखा है? जैसे लिखा है गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो नो डाउट इन दिए गए ऑप्शन में सबसे कम जो आपका मैंग्रोव है वह गोवा में, तो गोवा नंबर 1 पर आ जाएगा। फिर उससे ज्यादा आपको कहां मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। उससे ज्यादा कहां मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में, अर्थात सुंदरबन का जो डेल्टा है। तो यहां पर आंसर जो मिलेगा यह हो जाएगा ACBD। क्या हो जाएगा? ACBD, अर्थात यहां पर जो आंसर नंबर आपका बी है एक करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है? भारत में जीवमंडल अरण्यों की राज्य संघ प्रशासित क्षेत्रवार स्थिति को बताना है। यहां पे कह रहे हैं मेघालय में 9 करे हैं। देखिए जीवमंडल अर्थात जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का क्वेश्चन है। तो मेघालय में 9 करे क्या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है या नहीं है? जम्मू कश्मीर में कह रहा है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। उड़ीसा में कह रहा है सिमलीपाल। तमिलनाडु में कह रहा है शेषाचलम। तो शेषाचलम बेसिकली आपका कहां पर है? ए है आंध्र प्रदेश में, पहला चीज। और जो कह रहा शीत मरुस्थल यह है हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, मेघालय में नोकरे है, ए सही है। और उड़ीसा में सिमलीपाल है, ए भी सही है। तो आंसर आपका जो मिलेगा यहां पर हो जाएगा ए और सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भारत में अगर देखा जाए टोटल जो जैवमंडल बायोस्फीयर है, अर्थात बायोस्फीयर जो हमारे टोटल हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 18, जिसमें से यूनेस्को की साइट पर, किसकी साइट पर?
यूनेस्को की साइट पर जो MAB का प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है, MAB का प्रोग्राम है, 1971 का है। इसके तहत भारत में कितने क्षेत्र हैं, 13 हैं। तो यूनेस्को की साइट पर 13 हैं और ओवरऑल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 12 में घोषित किए गए हैं भारत में, उनकी संख्या है 18, लेकिन यूनेस्को पे कितने हैं, 13 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत आपको बताना है क्या, यहां पर वन का वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया, वन का वर्गीकरण किया गया। कितने भागों में, 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो कहा जा रहा है यहाँ पे नाम है अवर्गीकृत है, राष्ट्रीय, वाणिज्यिक वन और वृक्ष भूमि, गलत है। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि, यही सही। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अर्थात ये अकॉर्डिंग टू 1952 जो आपका राष्ट्रीय वन नीति है, यहाँ पे वन का जो वर्गीकरण किया गया 4 भागों में किया गया है। कुछ वन होते हैं जो संरक्षित होते हैं, कुछ वन होते हैं जो राष्ट्रीय होते हैं, कुछ वन होते हैं जो ग्राम वन होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, वृक्ष भूमि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है, आपको बताना है। खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है, तो यहाँ पर सॉइल का जो कंपोजिशन है, जो हमारी सॉइल बनती है, तो सॉइल फॉर्मेशन में अगर आप देखें जो एयर है, एयर कितना मिलता है, 25%। हमारा ह्यूमिडिटी अर्थात वाटर बॉडी कितना मिलती है, यह भी मिलती है 25%। फिर आपकी बात आती है क्या, मिनरल्स, किसकी बात आती है, मिनरल्स की। मिनरल्स कितना मिलते हैं, यह मिलते हैं 40 से लेकर के 45%। और लास्ट होता है क्या, ह्यूमस, क्या मिलता है, ह्यूमस। ह्यूमस जो मिलते हैं यह मिलते हैं 5 से लेकर के 10%। तो चूंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है खनिज पदार्थ अर्थात मिनरल्स और जल कितना मिलता है, तो अगर इसके अनुसार देखें तो जल आपका 25% और मिनरल्स कितना है, यह 40 से 45 हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या मिलेगा। क्या लिखा गया है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का मतलब है जहां पर 2 प्रकार के पार्टिकल अर्थात अलग अलग शेप के हैं उनका सम्मिश्रण किया गया, अर्थात 2 प्रकार की जो मिट्टियां हैं जिनके गुणधर्म अलग अलग हैं, वह जब आपस में सम्मिश्रित होती हैं तो दोमट मिट्टी है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा गया है, मृत्तिका का अनुपात। क्या कह रहा है, मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण होते हैं, गलत है। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका का कम होता, ये भी गलत है। फिर कह रहा है मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर बराबर, अर्थात सबका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो जाके दोमट मिलती है। क्या मिलती है, दोमट बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लोम सोयल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोम, LOAM, उसी को लोम कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, मिलान करना है। जैसे लिखा है बांदीपुर, तो बांदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। फिर कह रहा है दुधवा, तो दुधवा आपका एक टाइगर रिजर्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में। सरिस्का कहाँ पे, राजस्थान में। सो आंसर आपका मिलेगा 3421। क्या मिलेगा, 3421, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मिलान करिए या टाइगर रिजर्व का मिलान करिए या गैंडा रिजर्व का मिलान करिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही बताइए, इसका सीक्वेंस क्या है। आप जब बात करते हैं बादल की तो सिंपली क्या होता है, इस प्रकार से इनके वर्गीकरण किए जाते हैं। एक होता है आपका उच्च स्तरीय, यहाँ पे 6000 मीटर के बाद है। ये आपका होता है, मतलब 3 फैमिली होती है। एक होता है स्ट्रैटस, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रैटस, इनको हिंदी में कहते हैं स्तरीय। ये होते हैं अल्टो, क्या होते हैं, अल्टो। अल्टो का तात्पर्य होता है क्या, उच्च, इनको उच्च नाम दिया जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको उच्च कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको स्तरीय कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तरीय कहते हैं। और यह होता है सीरस, क्या होता है, सीरस। सीरस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पक्षाभ। क्या कहते हैं, पक्षाभ।
तो यहां पर आप देखिए कह रहा है कि इनका क्रम बताना है, वो भी मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर के क्रम में। यहां पे लिखा गया कपासी। तो अगर कपासी की बात करें तो कपासी भी आपका जो बनता हो तो बाद में बनेगा। सबसे नीचे आपका कौन बनेगा? अस्तर बनेगा। कौन बनेगा? अस्तर। सबसे नीचे अस्तर बनता है। अस्तर के बाद चूंकि कपासी हम लिख सकते हैं, फिर आप मध्य कपासी भी लिख सकते हैं, और सबसे ऊपर जब मिलेगा सबसे ऊपर कौन मिलेगा? पक्षाभ मिलेगा। कपासी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि कपासी का मतलब जो होता है यह एक वर्टिकल क्लाउड होता है, क्योंकि ये जो क्लाउड है ये आपके हॉरिजेंटल बने हैं, लेकिन जो आपका क्यूमुलस क्लाउड होता है जिनको हम कपासी कहते हैं यह वर्टिकल बनता है। तो वर्टिकल शेप में जब बनता है तो वह किसी भी में आ सकता है, इस प्रकार से इसका शेप होता है। बाकी के जो शेप है वो कैसे होते हैं? ये आपके हॉरिजेंटल ऐसे बनते हैं, बाकी के बादल ऐसे बनते हैं, लेकिन यह बादल कैसा बनता है? वर्टिकल बनता है। तो यह बादल स्टेटस में भी आ जाता है, अल्टो में भी आ जाता है और सीरस में भी आ जाता है, लेकिन सबसे नीचे जब भी बनेगा तो कौन बनेगा? सबसे नीचे अस्तर ही बनेगा, और सबसे ऊपर कौन बनेगा? पक्षाभ बनेगा। अब उसी के बीच में आपका यह क्यूमुलस भी बन जाएगा, अर्थात कपासी भी बन जाएगा, और यहाँ पे उच्च भी बन जाएगा। तो उच्च का नाम दिया नहीं तो कपासी ही है, तो बीच में कपासी कर लेते हैं, सबसे नीचे अस्तर और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? पक्षाभ हो जाएगा। चलिए आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर सी। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या लिखा गया है? कह रहा यूनेस्को का जो मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको कहते हैं MAB प्रोग्राम, कब का है? 1971 का। इसके तहत भारत में कितनी साइट है? टोटल 13 है। वैसे भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितना घोषित किया गया? 18, लेकिन MAB प्रोग्राम के तहत कितने हैं? 13 हैं। तो पूछ रहा है कि इसके नेटवर्क पर कौन, कह रहा ना विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं, अर्थात यूनेस्को का पार्ट नहीं। तो यूनेस्को में कितने पार्ट हैं? यूनेस्को में मात्र हैं आपके 13 पार्ट। तो यहां पे नाम लिखा गया मन्नार की खाड़ी, क्या यूनेस्को पे दर्ज है या नहीं? शेषाचलम, सुंदरबन, नीलगिरी। तो यहां पर जो शेषाचलम है जो आपके आंध्र प्रदेश का सेक्शन है, या यूनेस्को की साइट पर दर्ज नहीं है, शेष सभी दर्ज हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्या लिखा गया है? मिलान करना है जैसे अगस्थ्यमलाई। अगस्थ्यमलाई एक आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ही कह सकते हैं। डिब्रू सैखोवा है, फिर आपका डिहोंग दिबांग है, नौकरे है। तो नौकरे बेसिकली कहां पर है? नौकरे आपका मेघालय में है। फिर आप देखते हैं दिहांग दिबांग कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा कहां पे? ए है, असम में है। अगस्थ्यमलाई कहां पर है? केरल में है। तो यहां पर आपका मिलान जो हो जाएगा 3412, क्या हो जाएगा? 3412। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप सहजता से एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए और मैप पर लोकेट करिए। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और यह आपका जो क्वेश्चन है यह अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब आप ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 माने, 2021 माने, 2023 माने, 2025 माने, कोई अंतर नहीं आता है, उसके परिभाषा में कोई अंतर नहीं आता है। बस रिपोर्ट पुरानी है इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हमको उस समय की परिभाषा याद करनी है। परिभाषा आज भी वही है, कोई बदली नहीं है। तो यहां पे आपको बताना है कि यहां पर कह रहा है बहुत ही सघन, अर्थात वेरी डेंस फॉरेस्ट। किसकी बात कर रहा है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, ध्यान रखिएगा। ऐसा वेरी डेंस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है डेंस, क्या होता है? डेंस। एक क्या होता है? एक होता है मॉडरेट, क्या होता है? मॉडरेट। और एक क्या होता है? एक होता है आपका विरल, क्या होता है? विरल मतलब दूर दूर होता है ना? तो यहां पर डेंस में भी 2 है, एक है वेरी डेंस, क्या है? एक है वेरी डेंस, है ना, और एक खाली डेंस है। तो यहां पर जो वेरी डेंस की कैटेगरी में आता है, यहां पर पेड़ों की छतरी जो है, अर्थात जो कैनोपाई है, अर्थात जहां पर वृक्ष लगे हुए हैं, ऊपर से जब आप फोटो लें तो अधिकांश भाग पेड़ की छाया से ढका होना चाहिए, अर्थात जमीन कम दिखाई पड़नी चाहिए। 70% से अधिक भाग अगर पेड़ की छतरी से ढका हुआ है तो उसे वेरी डेंस कहते हैं। अगर 40 से 70 है, क्या है? 40 से 70 है तो उसे हम डेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंस कहते हैं। और अगर 40 से कम हो गया और 10 तक चला गया, कहां तक? 40 से, यहां पर 40 से कहां तक चला गया? 10 तक चला गया तो हम मॉडरेट आता है।
और 10 से भी कम चला गया तो अब विरल आ जाता है। तो 10 से कम विरल होता है, 10 से 40 मॉडरेट होता है, 40 से 70 आपका डेंस होता है और 70 से ज़्यादा आपका वेरी डेंस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या लिखा गया है, भारत में मालाबार तट, कौन सा तट है, मालाबार तट पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी हवा को हम किस नाम से जानते हैं। बेसिकली यह जो मालाबार तट है यह आपका केरल का तट है। कौन सा तट है, यह केरल का तट है। और इस केरल के तट पर चलने वाली जो शक्तिशाली स्थानीय पवन है या दक्षिण पूर्वी हवा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, तो कहा जा रहा है इसे हम काली आंधी कहते हैं, इसे हम बोराक कहते हैं, इसे लू कहते हैं, इसे एलिफेंटा कहते हैं। तो नो डाउट इसका नाम क्या है, एलिफेंटा है। क्या नाम है, एलिफेंटा है। और साथ में अगर देखा जाए यहाँ पर बोरा के विषय में कभी कभी आपसे पूछा जाता है, जो एड्रियाटिक सी पर चलता है, कहाँ चलता है, एड्रियाटिक पर चलता है ना, ये है एड्रियाटिक, है ना। और लू जो चलता है यह उत्तर भारत में चलता है, कहाँ चलता है, उत्तर भारत में। जैसे आप बात करते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे कौन चलता है, लू चलता है। जब बात करते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की, तो वहाँ पे काल वैसाखी चलता है। क्या चलता है, काल वैसाखी चलता है। काल वैसाखी वैसे वेस्ट बंगाल में है, नॉर्वेस्टर उड़ीसा में है, उत्तर भारत में आप देखते हैं लू चलता है। उसी प्रकार से मालाबार तट पर एलिफेंटा चलता है। क्या चलता है, एलिफेंटा चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो लिखा गया है ये भी काफी अच्छा है, कह रहा है पवन और चक्रवात से होने वाली क्षति के खतरा क्षेत्र को आरोही क्रम में बताना है। अर्थात जब आपका क्लाइमेटिक डिजास्टर होता है, अर्थात आंधी से, तूफान से जो ज्यादा नुकसान होता है या ज्यादा नुकसान की जो संभावना है, तो वह आपको देखना है। लेकिन जहां पर संभावना कम है उसे पहले लिखना है, जहां पे संभावना ज्यादा है उसे बाद में लिखना है। तो जैसे पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान का तात्पर्य आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब आता है। राजस्थान का सेक्शन है, महाराष्ट्र का अधिकतर भाग है, कर्नाटक अर्थात तटीय क्षेत्र को छोड़ करके। तो अगर आप देखें सबसे कम जो रिस्क यहां पर इन्वॉल्व है वह आप कह सकते हैं सबसे कम आपका कर्नाटक में है। सबसे कम कहां पे है, कर्नाटक में है। तो सबसे कम रिस्क आपका कहां मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। और कर्नाटक से ज्यादा जो रिस्क मिलता है यह मिलता है महाराष्ट्र के अधिकतर भाग में, और इससे ज्यादा आपको कहां मिलता है, राजस्थान में, और सबसे ज्यादा कहां मिलता है, पूर्वी घाट पर। तो यहां पर हमारा अरेंजमेंट जो मिलेगा यह हो जाएगा DCBA। क्या हो जाएगा, DCBA करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या मिलेगा। क्या लिखा गया है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है, हरित क्रांति के बहुत से फायदे देखने को मिले हैं। हरित क्रांति ने हम लोगों को खाद्यान्न क्राइसिस से खाद्यान्न सरप्लस में ले गया है। अर्थात हम लोगों के पास अब खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और उसी की पहचान करनी है। कह रहा है कि आप हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी बीज का प्रयोग करते हैं, ये बात सही है। फिर कह रहा है प्रादेशिक असमानताएं कम हुई हैं, अर्थात जो रीजनल डायस्पैरिटी है वह कम हुई है, गलत है। हरित क्रांति पूरे भारत में एक समान सफल नहीं हुई है। यह जो हरित क्रांति का पहला चरण था यह केवल भारत के उत्तर पश्चिम में सफल हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि क्षेत्र में प्रादेशिक विषमता बढ़ गई। एक क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप हो गया तो दूसरा क्षेत्र बहुत ज्यादा गरीब हो गया। यह इसका नेगेटिव पॉइंट है हरित क्रांति का। हाँ, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, ये बात सही है। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हुआ, ये भी सही है। लेकिन जो दूसरा लिखा गया है ये गलत है, और इसलिए आंसर आपका क्या मिलेगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के एपिसोड का हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम दे देंगे। क्या लिखा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं। अर्थात यहां पर जितने आपके कॉम्बिनेशन है सब सही हैं, एक गलत है। जैसे लिखा क्या है, रबड़,
तो नो डाउट जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर रबड़ ज्यादा बनते हैं। तंबाकू भी आंध्र प्रदेश में बहुतायत में मिलता है। रागी, रागी कह रहा गोवा में है, क्या बात सही है? और फिर कह रहा है यहां पर दैट इज कॉफी, कॉफी कर्नाटक में, ये भी जानते, लेकिन रागी का जो फसल है यह ज्यादातर आपकी राजस्थान में होती है। कहां होती है? राजस्थान में होती है। सो यह जो आपका कॉम्बिनेशन है यह गलत है और इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आज के एपिसोड को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रमोट आप लोग जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।